दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो एम्ब्रियोलॉजी है जिसके ऊपर कि हमारा पहले भी वीडियो आ चुका है। ये वीडियो 2 है, ठीक है। तो इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। अगर हम बात करें पिछली वीडियो की, तो पिछली वीडियो में अगर सिलेबस को देखें तो पिछली वीडियो में हमारा ये ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन खत्म हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिए जाके। और आज का जो वीडियो है जिसमें कि हम ये ख़त्म करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी और फ्यूटल डेवलपमेंट, तो ये हम लोगों का आज ख़त्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई थी, इम्प्लांटेशन भी हो गया था, ये हो गया था। हाँ, तो आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है एम्ब्रियोलॉजी एंड फ्यूटल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले 2-3 डेफिनेशंस हैं, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन गेस्टेशनल एज का। तो गेस्टेशनल एज जो होता है वो अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसको कि LMP बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो उसके फर्स्ट डे से शिशु के जन्म तक की अवधि गेस्टेशनल एज कहलाती है। यह मनुष्य में 280 दिन और 10 लूनर महीने, लूनर महीने मतलब जो हिंदी के महीने होते हैं, चैत वैसाख ऐसे करके जो होता है वो 10 महीने या फिर 280 दिन, या फिर इसको 9 महीने और 7 दिन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अंग्रेजी में जनवरी फरवरी से देखें तो 9 महीने और 7 दिन का होता है ये, ठीक है। अब देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन एज क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एज हम तब से काउंट करते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि इससे 14 दिन के बाद। तो अगर हम गेस्टेशनल एज में 14 दिन जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन एज, ठीक है। यही आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर जो फर्टिलाइजेशन एज होता है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है ओव्यूलर फेज या फिर ओव्यूलर स्टेज, जिसमें कि 14 दिन का होता है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब शुरू हुआ उसके बाद 14 दिन तक। फिर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है 14 दिन के बाद एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो अगला 8 हफ्ता होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। और उसके बाद जो 9th हफ्ता होता है, ये 9th वीक है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया था। 9th वीक से 9th से जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फीटस स्टेज। तो इसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करें, कुछ टर्म है जिसको कि हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोरुला है। तो मोरुला क्या होता है, मैंने पिछले बार ही बताया था कि मोरुला जो है वो एक 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यह सहतूत यानी कि मलबरी के समान होता है। और यही अवस्था होता है जो कि फाइलोपियन ट्यूब से जो यूट्रस में प्रवेश करता है। तो फाइलोपियन ट्यूब से कहाँ जाएगा, यूट्रस में। और जब इसी में जब पानी भर जाता है तो वो हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। यही आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो धीरे धीरे मोरुला में फ्लूइड एकत्रित हो जाने के कारण इसका आकार बढ़ जाता है। अब यह स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट में 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट जो कि इसको बाहर से कवर करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लास्टोसिस्ट है तो इसको बाहर से जो कवर करके रखा है ये है ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास, जो अंदर में जो सेल मास रहता है जहाँ भी सारा सेल जाके इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो जो इनर सेल मास होता है उससे फीटस, एमनियन और अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है उससे प्लेसेंटा और कोरियन बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस होता है कि जोना हैचिंग। जोना हैचिंग क्या होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट के आकार में जब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसके आउटर सरफेस पे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, जिससे कि ये सरफेस पतली हो जाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसमें जो अंदर वाला जो भ्रूण है वो फिर स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि आउटर लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर वो टूट जाती है। तो यही प्रक्रिया जो है उसको जोना हैचिंग बोलते हैं। हैच मतलब होता है टूटना, ठीक है। फिर ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ पाई जाने वाली सेल की सिंगल लेयर ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, जो कि मैंने अभी बताया था कि बाहरी लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और यही जो है आरोपण प्रक्रिया के ठीक पहले ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं 2 परतों में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जब इम्प्लांटेशन होता है उससे पहले ट्रोफोब्लास्ट 2 परत में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है ये आउटर लेयर होता है, इसका भी आउटर लेयर जो कैसे करके ऐसे होता है, और अंदर में होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ऐसा ही होता है।
जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है ये जो है जो मदर का ब्लड वेसल्स होता है ये फिर जो नस वगैरह होते हैं उसको तोड़ के अंदर घुस जाता है ताकि वो ब्लड लेके और फीटस को दे सके, जो डेवलप हो रहा है अभी, या एम्ब्रियो को दे सके, या जाइगोट जो भी जिस स्टेज में भी है उसको लेके और बच्चे को पोषण देता है। फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक परतीय एक कोशिका परत होती है जिसे लैंगन लेयर भी कहते हैं, ठीक है। यह परत कोशिकाओं की सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। फिर जो ट्रोफोब्लास्ट के काम क्या होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट का काम देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो निषेचित अंडे के आरोपण में भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो निषेचित फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं उसका जो आरोपण होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यह प्लेसेंटा एवं कोरियन का निर्माण करता है। इसी से मतलब प्लेसेंटा और कोरियन का निर्माण होता है। प्लेसेंटा माता एवं उसके भ्रूण के मध्य पोषक पदार्थों एवं उत्सर्जी पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है। तो जो बच्चा है उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है और मदर से न्यूट्रिशन लेके बच्चे को दिया जाता है। फिर ट्रोफोब्लास्ट गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन भी निकालता है। तो ये हम लोग प्लेसेंटा में पढ़ेंगे कि उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। वैसे हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में भी हम लोग हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर आता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग डेसिडुआ। तो डेसिडुआ क्या होता है, तो डेसिडुआ वर्ड जो है वो डेसिडुअस से आया है जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है झड़ जाना, ठीक है। तो शेडिंग का मतलब हम इसको डेसिडुआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों को पता होगा कि जो यूट्रस है, यूट्रस उसका जो आउटर लेयर होता है, अगर हम लोग इसे बात करें यूट्रस की, तो इसका जो आउटर लेयर होता है, ये आउटर लेयर जो होता है ये एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। और ये झड़ जाता है जब पीरियड होता है, तो ठीक है। तो ये जब पीरियड होता है तो झड़ जाता है, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं डेसिडुआ, क्योंकि ये झड़ जाता है। डेसिडुआ जो है डेसिडुआ जो है ये वही एक्सटर्नल लेयर है या फिर आउटर लेयर है, यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर को ही हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं और इसीलिए इसको डेसिडुआ बोला जाता है क्योंकि ये झड़ जाता है जब डिलीवरी होती है, तो ये फिर झड़ जाता है। गर्भवती महिला का यूट्राइन एंडोमेट्रियम ही डेसिडुआ कहलाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर ये नॉन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम की तुलना में लगभग 4 गुना मोटाई का होता है। तो जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तब जितना मोटाई होता है एंडोमेट्रियम का, उससे 4 गुना ज़्यादा मोटाई तब होता है जबकि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। लैटिन भाषा में डेसिडुआ का अर्थ होता है गिरना या झड़ना, क्योंकि डिलीवरी के बाद इस परत का अधिकांशतः भाग झड़ जाता है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों। फिर प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से यह सॉफ्ट और वेस्कुलर और स्पॉन्जी हो जाता है। सॉफ्ट मतलब कि पता ही है, और वेस्कुलर मतलब कि वहाँ की जो नर्सें हैं वो थोड़ी फूल जाती है ताकि वहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई आ सके। और स्पंजी तो आपको पता ही है क्या होता है। और इसी में फर्टिलाइज्ड ओवम का आरोपण हो जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो आने लगता है ताकि ज़्यादा ब्लड आएगा तो फिर बच्चा वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। फिर यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आरोपण के लिए नहीं आता है, तो इसकी सेक्रेटरी लाइन झड़कर मेंस्ट्रुएशन के दौरान वेजाइना से बाहर निकल आती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो उसकी ऊपरी परत जो होती है वो मासिक धर्म के दौरान झड़ के बाहर आ जाती है। और इसमें 3 लेयर होते हैं, जिसको कि स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहा जाता है, स्ट्रेटम स्पॉन्जियम कहा जाता है और स्ट्रेटम बेसिलिस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जब हम इसको एंडोमेट्रियम के बाद इसको डेसिडुआ बोलने लगते हैं तब इसके लेयर का नाम बदल जाता है। तो लेयर का नाम जो हो जाता है क्या हो जाता है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस और डेसिडुआ वेरा, ये नाम हो जाता है इसका। फिर डेसिडुआ का काम क्या है, डेसिडुआ का काम है फर्टिलाइज्ड एग का आरोपण के लिए स्थान प्रदान करता है। और डेसिडुआ निषेचित अंडे की शुरुआती विकास हेतु पोषक पदार्थ प्रदान करता है। और डेसिडुआ बेसिलिस प्लेसेंटा का मैटरनल पोर्शन बनाता है। जब हम लोग प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है वो मदर की तरफ से भी बनता है और चाइल्ड की तरफ से भी बनता है। तो मदर की तरफ से जो बनता है उसको बनाने का काम डेसिडुआ ही करता है। फिर होता है इनर सेल मास। हम लोगों ने भी देखा था कि इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट में। तो इनर सेल मास क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट के एक ध्रुव पर सघन सेल के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिसे कि इनर सेल मास कहते हैं। इसके चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सिंगल लेयर ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, जो कि हम लोगों ने भी देखा ही था।
तो फर्टिलाइजेशन के लगभग 8वें 9वें दिन इनर सेल मास बाइलैमिनर जर्म डिस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बाइलैमिनर जर्म डिस्क जो होता है यही एक तरह से आगे चल के बच्चा बनेगा। फिर बाइलैमिनर जर्म डिस्क की परत डोर्सल सरफेस जो होती है वो एक्टोडर्म होती है। जो डोर्सल सरफेस होती है ये एक्टोडर्म होती है। फिर इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है यानी कि इसके बाद वाली जो सरफेस होती है वो होती है एंडोडर्म। तो हम लोग फिर आगे चल के देखेंगे कि एक्टोडर्म से कौन सा बॉडी पार्ट बनेगा, एंडोडर्म से कौन सा बॉडी पार्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। फिर बॉडी स्टॉक के द्वारा बाइलैमिनर डिस्क ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी होती है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये इससे जुड़ी रहती है। विकास के दौरान ही फर्टिलाइजेशन के लगभग 12वें दिन इनर सेल मास में 2 कैविटी का निर्माण होता है। तो 12वें दिन 2 कैविटी का निर्माण होता है जो जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक। यॉर्क सैक जो होता है वो शुरू में जो बच्चा बन रहा होता है जिस टाइम के प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ होता है तो उस टाइम पे यॉर्क सैक ही बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड 8 सप्ताह का पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेके, ये मैंने बताया था आपको। और इस पीरियड के दौरान ही शरीर के अधिकांशतः टिश्यू ऑर्गन यानी कि अधिकांशतः जो बॉडी का भाग है वो इसी दौरान बन जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ों से किस चीज़ का विकास होता है। तो हम लोगों ने अभी एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह पढ़ा था। तो एक्टोडर्म से क्या क्या चीज़ें बनती है, ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और फिर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व बनता है, जो त्वचा बनती है, एड्रिनल ग्लैंड का मध्य वाला भाग बनता है, लार ग्रंथियां बनती है, नाखून बाल इत्यादि बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है, लेंस बनता है कंजक्टिव आई जो आई के अंदर होता है, उसके बाद रेटिना बनता है जो कि आई के अंदर होता है। फिर जो मुख गुहा की छत जो होती है यानी कि जो मुख गुहा की छत होती है वो बनती है। फिर नासिक गुहा की मुकोसा लाइन जो होती है, ये सारी चीज़ें एक्टोडर्म से बनती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टोडर्म, तो ये सारी चीज़ें एक्टोडर्म से बनती है। तो हम लोग देखेंगे अब कि मेसोडर्म से क्या बनता है। मेसोडर्म मिडिल की लेयर होती है, इससे क्या क्या चीज़ें बनती है, इससे हार्ट बनता है, ब्लड बनता है, डेंटल वाली चीज़ें बनती है। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारे पीछे में जो होती है रीढ़ की हड्डी उसको बोलते हैं, वो बनता है। फिर फैट बनता है, बोन, कार्टिलेज, मसल, जो त्वचा होती है, जनन अंग होते हैं, जनन अंग का अधिकांश भाग होता है। फिर किडनी होता है, नेफ्रॉन यानी जो किडनी के अंदर होते हैं, मूत्रवाहिकाएं, ये सारी चीज़ें, स्प्लीन, ये सारी चीज़ें जो होती है, या फिर पेरिटोनियम, योनि, ये सारी चीज़ें जो भी होती है ये मेसोडर्म के द्वारा बनती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एंडोडर्म जो अंदर की लेयर होती है उससे क्या क्या बनती है। उससे लीवर बनता है, गॉल ब्लैडर बनता है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लंग्स एंड ट्रैकिया, जो मुख पथ गुहापथ को छोड़कर जो आहार नल जो होता है बीच का जितना भी होता है वो सारी चीज़ें बनती है, और यूरिनरी ब्लैडर बनता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करके एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं इसका कि कैसे याद रखना है, तो ये कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक एक महीने का हम लोग डेवलपमेंट देखते जाएंगे कि बच्चा कैसे कैसे डेवलप करता है। यानी 4 सप्ताह का गैप जो है वो लगभग 1 महीने का गैप होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि 0 से 4 सप्ताह में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम का यूट्रस में इम्प्लांटेशन लगभग 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है। 11वें दिन वो इम्प्लांट हो जाता है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और 2-3 सप्ताह के दौरान फीटस की लंबाई लगभग 2 मिलीमीटर की होती है, 2 mm की लंबाई होती है। फीटस में लगातार ब्लड सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है, जो हार्ट का ट्यूबुलर शेप्ड होता है वो बन जाता है, और 7 सप्ताह तक आते आते इसकी लंबाई लगभग 4 मिलीमीटर की हो जाती है। ठीक है, 4 सप्ताह में इसकी 4 मिलीमीटर की लंबाई हो जाती है। फिर 5 से 8 सप्ताह, इस अवधि के दौरान फीटस का विकास तेजी से होता है। 8 सप्ताह के फीटस का लगभग 2 ग्राम वजन हो जाता है और इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर हो जाती है। और फीटस में बाह्य जननांग उपस्थित होते हैं, परंतु इसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता कि बाहर वाले जिसको जनन अंग होते हैं वो तो उपस्थित होते हैं, परंतु ये फिक्स नहीं होता कि ये लड़का रहेगा या लड़की रहेगी। उसके बाद फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो है रक्त यानी कि ब्लड जो है वो फ्लो होने लगता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। फिर हम देखते हैं अगला पीरियड जो है वो है 9 से 12 सप्ताह यानी कि लगभग तीसरा महीना। तो तीसरे महीने में क्या होता है कि इस अवधि के दौरान जो फीटस स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करने लगता है, यानी कि मूवमेंट करने लगता है, परंतु ये मूवमेंट माता के द्वारा महसूस नहीं हो सकती है। 3 महीने के दौरान बच्चा घूमता है, मूवमेंट करता है, लेकिन वो महसूस नहीं हो सकती है माता के द्वारा। फिर 12 सप्ताह के अवधि तक किडनी द्वारा मूत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 12 सप्ताह तक आते आते जो किडनी काम करने लगता है और उससे जो है यूरिन बनने लगता है,
और ये सब जो अवस्था में अगर हम हार्ट का साउंड सुनना चाहते हैं तो हम किसी उपकरण की मदद से सुन सकते हैं, जैसे कि अगर यूएसजी करें तो इस समय हम पता कर सकते हैं हार्ट के साउंड के बारे में। उस समय अब जो है लिंग का जो भ्रूण जो है उसका लिंग पहचाना जा सकता है। ठीक है, भ्रूण का लिंग हम लोग पहचान सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। फिर 12 सप्ताह के वजन फीटस का वजन लगभग 40 से 50 ग्राम और लंबाई लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये तीसरे महीने की कहानी थी। अब हम देखते हैं आगे चौथे महीने में क्या होता है कि 13 से 16 सप्ताह। इस टाइम पे क्या होता है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसका डेवलपमेंट होने लगता है, यानी कि जो हड्डी वाला सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। और इसमें फीटस में एक्टिव मूवमेंट उपस्थित होती है और फीटस का लिंग निर्धारण किया जा सकता है, ये मैंने पिछले ही सप्ताह मतलब बता दिया था। फिर इसमें लेनुगो विकसित होने लगता है। लेनुगो क्या होता है कि जो बॉडी होती है बच्चे की उसके ऊपर पतले पतले से बाल आने लगते हैं रेसे जैसे, उसको बोलते हैं लेनुगो। फिर जो कि बच्चे को क्या मदद करता है, उसको बच्चे को गर्म रखने में मदद करता है और उसको इसी से मतलब फायदा मिलता है। ये लेनुगो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं जन्म तक आते आते, पर बहुत जगह पे जैसे हाथ या कंधों पे ये रह जाते हैं। तो इसको आगे देखते हैं कि इंटेस्टाइन में मेकोनियम उपस्थित होता है। और फिर 16 सप्ताह के फीटस का वजन 170 से 180 ग्राम हो जाता है और लंबाई लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर की हो जाती है। ठीक है, ये चौथे महीने में ये कहानी है। फिर इसके बाद देखें 17 से 20 सप्ताह यानी कि 5वें महीने में। उस टाइम पे क्या होता है कि 17 से 20 सप्ताह लेनुगो फीटस के पूरे शरीर को आवृत कर लेते हैं, यानी कि पूरे शरीर पे कवर हो जाता है। और इस टाइम पे 5वें महीने में पहली बार जो है माता को उसके फीटस के हलचल के बारे में महसूस होता है, जिसे कि क्विकनिंग बोलते हैं। तो क्विकनिंग क्या होता है, जब पहली बार कोई भी हरकत जो माता को पता चलती है बच्चे का, उसको बोलते हैं क्विकनिंग। फीटोस्कोप के द्वारा जो है फीटल की धड़कन सुनाई दे सकती है और फीटस की त्वचा पर वर्निक्स कैसियोसा उपस्थित होती है। वर्निक्स कैसियोसा आप लोगों को पता होगा, जो ऊपर से एक कवरिंग होती है बच्चे के ऊपर, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। फिर उसको उंगलियों के नाखून विजिबल होने लगते हैं और 20 सप्ताह के फीटस का वजन लगभग 450 से 480 ग्राम हो जाता है और लंबाई लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर की हो जाती है। पिछले सब में 15 से 16 सेंटीमीटर था, इसमें 19 से 20 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। फिर 21 से 24 सप्ताह 21 से 24 सप्ताह में क्या होता है कि वर्निक्स कैसियोसा पूरे शरीर को ढक लेता है और फीटस की बॉडी अधिकांशतः अंग कार्य करने लगते हैं, कार्य करने में अब सक्षम होने लगते हैं। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बेबी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मदर के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु ये एवरेज है जो कि इतना हो जाता है इस टाइम तक आते आते। फिर इस अवधि में माता फीटस को सुनने की क्षमता इस अवधि में फीटस में सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है और 24 सप्ताह के फीटस का वजन लगभग 750 से 780 ग्राम तक हो जाता है और इसकी लंबाई लगभग 28 से 30 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो सोच लीजिए कितना जल्दी इसमें डेवलप हो रहा है बच्चा। फिर अगर हम 25 से 28 सप्ताह तक की बात करें तो 25 से 27 सप्ताह में क्या होता है कि इस अवस्था में लिम्ब यानी कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो अच्छी प्रकार से मुड़े हुए होते हैं, यानी कि फ्लेक्स्ड होते हैं और ब्रेन का विकास बहुत तेजी से होता है इस टाइम पे। फिर फीटस में जो लंग्स होते हैं उसका गैसियस का आदान प्रदान होने लगता है, यानी जो लंग्स में गैस का आदान प्रदान होने लगता है, मतलब होने नहीं लगता है क्योंकि बच्चा तो अंदर है, अम्नियोटिक फ्लूइड में है, पर उसका लंग्स इतना तैयार हो जाता है कि अब वो कर सकता है। यानी कि अगर इस टाइम पे बच्चे डिलीवर हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा, पर वो सरवाइव कर सकता है क्योंकि उसका लंग्स एक तरह से मैच्योर होने लगा है। फिर 28 सप्ताह के फीटस का यदि जन्म हो जाए तो वह जीवित रह सकता है, जैसे मैंने बताया। और 28 सप्ताह के फीटस का वजन लगभग 1100 से 1200 किलोग्राम रहता है, सॉरी 1100 से 1200 ग्राम रहता है, यानी कि 1.1 से 1.2 kg। और लंबाई जो है वो लगभग 36 से 38 सेंटीमीटर की होती है। फिर देखें अगर हम 29 से 32 सप्ताह में, तो इस सप्ताह तक आते आते फीटस की बोन पूरी तरह से विकसित हो चुकी रहती है और फीटस में वसा और आयरन का स्टोर होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि फैट और आयरन जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है। फिर लेनुगो चेहरे से गायब होना प्रारंभ हो जाता है, लेनुगो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी कि चेहरे से सबसे पहले हटता है। उसके बाद फिर फीटस की लंबाई 40 से 42 सेंटीमीटर की होती है और वजन लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है 33 से 36 सप्ताह में। इसमें क्या होता है कि लेनुगो लगभग पूरे शरीर से गायब हो चुका होता है और फैट की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर अधिक गोल मटोल लगने लगता है। और फिर शरीर जो 36 सप्ताह के फीटस का वजन है वो लगभग
सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है मैंने, ये 2.0 से 2.5 है, 2.5 kg तक रहता है, या 2.0 kg तक kg, यानी कि 2000 ग्राम से 2500 ग्राम तक रहता है। और इसकी लंबाई 42 से, इसकी लंबाई जो है वो 40 से 42 सेंटीमीटर की होती है, 42 से 44 सेंटीमीटर तक की होती है। फिर होता है 37 से 40 सप्ताह तक। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका अपर आर्म और शोल्डर पर ही लनुका मौजूद होता है, यानी कि सिर्फ अपर आर्म में और शोल्डर में ही मौजूद होता है लनुका, बाकी पूरा खत्म हो जाता है। और फिर शेष शरीर पे अनुपस्थित रहता है। फिर वर्निक्स कैसियोसा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, नाखून अंगुलियों के सिरों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि फिंगर टिप्स तक नाखून पहुंच जाते हैं। और नर फीटस में टेस्टिस उदर गुहा से, यानी कि जो एब्डोमेन वाले एरिया होते हैं उससे वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम में आने लगते हैं। और माता फीटस में लेबिया माइनोरा अच्छी तरह से विकसित होने लगती है, यानी कि जो इनर लेयर होती है लेबिया की, उसको वो अच्छे से डेवलप होने लगती है। फिर फीटस की त्वचा गुलाबी तथा स्मूथ होती है। 40 सप्ताह के फीटस का वजन लगभग 2.5 से 3 किलो होता है। यहाँ पे गलत हुआ है कि 2.5 से 3 किलो हो जाएगा, 2.5 से 3 किलो, ठीक है। और इसकी लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डेवलपमेंट के बारे में। और इसके बाद फिर शिशु की डेवलपमेंट होगी, तो अब ये डिलीवर होने के लायक 42 वीक्स का होता है, परंतु यहाँ पे 40 वीक्स का इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि जो ये में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन से लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग गेस्टेशनल पीरियड से लेंगे तो इसमें 14 दिन और घट जाएगा, मतलब 2 सप्ताह और बढ़ जाएंगे, यानी कि 42 सप्ताह तक हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो दोनों में अंतर, मैंने शुरू में बताया था। फिर इसमें हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, पर फिर भी आप जान लेना, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड क्या, मतलब कैसे कैसे डेवलप होता है। तो जैसे कि सारा ऑर्गन इनर सेल मास से ही डेवलप होता है, तो ब्लड भी इनर सेल मास से ही डेवलप होगा। और फिर इस 10वें सप्ताह में जो है लीवर में रक्त बनना शुरू हो जाता है। और आरबीसी जो होता है इसका फीटल का, वो 80 से 90 दिन तक का ही होता है इसका लाइफ स्पेन। और ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है इसमें, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि ज़रूरत होती है इसको उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो इसलिए। और जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है बच्चे का, तो 6 से 12 सप्ताह तक में उसका जितना भी पहले वाला हीमोग्लोबिन था वो रिप्लेस होके नए हीमोग्लोबिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है फीटल ब्लड के बारे में। फिर अगर हम देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि 12 सप्ताह की अवधि के दौरान गर्भस्थ शिशु के जो किडनी है वो काम करना शुरू कर देते हैं, यूरिन बनना शुरू हो जाता है। और जो टर्म के समय, यानी कि जब बच्चा डिलीवर होने का टाइम हो जाता है, उस टाइम पे लगभग 650 मिलीलीटर यूरिन का उत्पादन होता है। उसके बाद फिर एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारा आहार नाल होता है, जो हमारे खाने पीने की जो वो होती है, वो लगभग 12 सप्ताह की अवधि पर भ्रूण जो है, यानी कि वो एमनियोटिक फ्लूइड को निगलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी टाइम पे यूरिन बनना शुरू होता है। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को पीता है और यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, फिर वही एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है, फिर उसी को पीता है, फिर तो यही प्रोसेस चलती है। तो टर्म के टाइम पे मेकोनियम की मलाशय तक उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भ्रूण की आंतों का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसमें पाया जाता है। क्योंकि अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो फिर मेकोनियम नहीं बन सकता है, यानी कि जो बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको हम लोग मेकोनियम बोलते हैं, तो वो मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट पहले से शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूटरस के अंदर ही मेकोनियम का पास हो जाना फीटल डिस्ट्रेस को इंगित करता है। अगर डिलीवरी होने से पहले ही अगर मेकोनियम पास हो जाता है बच्चे का, तो फिर उससे फीटल डिस्ट्रेस होने की संभावना होती है। लीवर के बारे में हम जानते हैं कि यह लीवर जो है वो जब बच्चा अंदर रहता है फीटस के रूप में, तो उसका लीवर ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि जो आरबीसी का निर्माण है वो लीवर में ही होता है 3रे महीने से 6ठे महीने तक। उसके बाद फिर लंग्स के बारे में जानेंगे कि लंग्स जो है वो 28 सप्ताह पर पूरी रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं।
और अगर लंग्स के बारे में अगर जानना है कि वो तैयार है कि नहीं, तो उसमें टेस्ट करने के लिए 2 जो सॉल्यूशन होता है वो डाल दिया जाता है, जैसे कि लेक्टिथिन और फिर स्फिंगोमेलिन। इसका अनुपात अगर चेक किया जाता है, अगर ये अनुपात 2:1 आता है तो मतलब लंग्स डेवलप हो गया है पूरी तरह से। और फीटल लाइफ के लगभग तीसरे महीने से कुछ ब्रीदिंग मूवमेंट देखी जा सकती है, परंतु 20 सप्ताह तक ये अनियमित होते हैं और छठे महीने से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। फिर हम स्किन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 16 सप्ताह की अवधि लेनुगो का विकास का पीरियड होता है, और यह 20 सप्ताह की अवधि तक ये पूरी बॉडी को आस्तरित कर लेते हैं। यानी कि 16 सप्ताह से पर लेनुगो बनता है और 20 सप्ताह तक पूरी तरह से कवर कर लेता है, और 20 सप्ताह की अवधि पर वाइल्डिंग्स कैसियोसा जो स्किन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। लगभग 24 सप्ताह की अवधि तक यह पूरे शरीर को कवर कर लेता है। और उसके बाद फिर नाखून की बात करें तो जो 10 सप्ताह की अवधि तक नाखून, उंगलियों में नाखून, तथा 18 सप्ताह की अवधि तक पैरों की उंगलियों में नाखून का विकास प्रारंभ हो जाता है। और टर्म के दौरान नाखून उंगलियों के फिंगर टिप्स तक पहुंच जाता है, और टर्म के समय वर्डिंग्स कैसियोसा की मात्रा भी कम हो जाती है। लेनुगो भी डिसअपियर हो जाता है और केवल ऊपरी भुजाओं तक ही सीमित रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय फीटस। तो फीटस के द्वारा कौन कौन हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं। तो फीटस का जो पेनक्रियाज होता है वो लगभग 8 सप्ताह की अवधि पर ग्लूकागॉन और 12 सप्ताह की अवधि तक इंसुलिन वो बनाना शुरू कर देता है। जो उसका फीटस का जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो लगभग तीसरे महीने यानी कि 10वें सप्ताह से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच और प्रोलैक्टिन हार्मोन आदि का उत्पादन शुरू कर देता है। जो फीटर का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लगभग 12 सप्ताह की अवधि तक एडीएच और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का उत्पादन प्रारंभ कर देता है। एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फिर जो फीटल एड्रेनालिन होता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, वह ऑस्टेरॉइड के निर्माण हेतु प्रीकर्सर का उत्पादन करती है। और जो जो थायराइड ग्रंथि होता है वो 11वें सप्ताह तक अल्प मात्रा में यानी छोटी छोटी मात्रा में जो थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारे हार्मोन्स के बारे में जो कि फीटस बनाता है। और आज हम लोगों की वीडियो यहीं तक रहेगी, और जो अगला वीडियो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा हमारा प्लेसेंटा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और फीटल स्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो यूनिट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इतना टाइम देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। बस नोट्स बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूँ और 2 महीने के अंदर ही पूरा खत्म कर सकूँ, ताकि लास्ट के टाइम पे हम लोग PYQ डिस्कस कर सकते हैं।